नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका ग्राम समाज एवं विकास की यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे इसके दूसरे चैप्टर को। आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर क्या है। जिसका दूसरा चैप्टर है ग्राम्य विकास और भूमि सुधार। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। दिया है ग्राम्य विकास। ग्राम विकास की पृष्ठभूमि देखेंगे। ग्राम विकास विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई योजनाएं अर्थात नीतियां मुख्यतः गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताओं को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से विफल रही। विनिर्माण के क्षेत्र में प्रगति के द्वारा 1950 और 1960 के दशकों के दौरान विकास के नीति निर्माताओं ने उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का पर ध्यान आकर्षित किया था। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में वास्तव में जो लाभ हुए थे उनसे ग्रामीण क्षेत्रों के आय में संबंधित और अधिक विषमताएं उत्पन्न हुई थी। 1970 तक यह स्पष्ट हो गया था कि विकास के मुद्दों और समस्याओं को जिस प्रकार सुलझाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं गंभीर समस्याएं जरूर थी। ग्रामीण विकास की संकल्पनाएं विकास की संकल्पनाएं क्या क्या हैं, तो दिया हुआ है कि ग्राम विकास के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित थे या हो सकते हैं। पहला था कि उनके जीवन स्तर में सुधार करना, मतलब गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। उनके लिए भोजन, कपड़ा, आवास, रोजगार और शिक्षा आदि उपलब्ध कराना था। दूसरा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि और गरीबी में कमी करना था। तीसरा नंबर था कि निर्णय लेने में भागीदारी, मतलब जो पंचायतों में निर्णय लिया जाता था उसमें भी इनकी भागीदारी हो। तो निर्णय लेने में भागीदारी और प्रशासन में के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों को नियोजन और विकास में सम्मिलित करना। चौथा है कि समाज में वितरित न्याय और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना था। ग्राम विकास की परियोजनाएं एवं कार्यक्रम। ग्राम विकास की परियोजनाएं सूक्ष्म स्तर के वे प्रयास हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन कई आकार ले सकते हैं, जो साक्षरता के विकास में वृद्धि से लेकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास तक हो सकते हैं। इन परियोजनाओं का प्रभाव सामान्यतः बहुत व्यापक नहीं होता क्योंकि यह कम लोगों तक सीमित होता है। ग्राम विकास कार्यक्रम में कई परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे वे ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। अतः ग्राम विकास कार्यक्रम एक व्यापक क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को प्रभावित करता है। ग्राम विकास की नीतियाँ क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक ग्राम विकास योजना की अपनी विचारधात्मक जड़ें होती हैं जिन पर इस कार्यनीति के तत्व आधारित होते हैं। एक कार्यनीति में इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को व्यवस्थित करना होता है। विभिन्न कार्यनीतियाँ विभिन्न नीतियों पर बल देती हैं ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये नीतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, देखिए। भूमि, प्रौद्योगिकी, कृषि, रोजगार, शिक्षा, शोध और विस्तार, ग्रामीण संस्थाओं और कृषि उत्पादों के मूल्य आदि से संबंधित होती है। भारत में भूमि और अन्य संपदा का वितरण बहुत आसान है। फलस्वरूप बहुत बड़ी जनसंख्या के आसपास बहुत कम जमीन है। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आय अर्जित करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भूमि सुधार जिसमें काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। काश्तकार जो होते हैं वो मजदूर, मतलब कि भूमि सुधार में मजदूर कह सकते हैं या काश्तकार, जो भी आपको सुलभ लगे आप यूज कर सकते हैं। कि बाकी मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि काश्तकार जो होते हैं वो मजदूर होते हैं। कि भूमि सुधार में जिसमें काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल होती है, ग्रामीण समाजों को रूपांतरित करने में एक प्राथमिक साधन है। ग्रामीण समाजों में उपलब्ध तकनीकों के द्वारा सुधार उन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ तो ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को गांवों तक भी पहुंचाना चाहिए।
प्रौद्योगिकी नियोजन, शोध और विकास ग्राम विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। भारत में कृषि क्षेत्र मौसम में के असंतुलन से असुरक्षित है। प्रौद्योगिकी उन्नति कृषि को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण समाजों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर श्रमिकों का पलायन ना हो। जो पलायन हो रहे थे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ग्रामीण समाजों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर श्रमिकों का पलायन ना हो। ग्रामीण समुदायों के लिए उच्चतर उत्पादकता और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। सभी को पता है कि सभी के लगभग सभी लोग गांव से जो रहते हैं वो कृषि करते हैं और वहीं से उनका घर चलता रहता है। कृषि का नियोजन ग्राम विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र की संतुलित वृद्धि या उन्नति से इस क्षेत्र पर आश्रित लोगों के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की समस्या बहुत विकट है, जिस शिक्षा का अभाव ग्राम विकास को आगे बढ़ाने में बाधक हो सकता है। ग्रामीण समाजों को आय और संपदा वितरण के व्यापक विषमताओं से भी पहचाना जाता है। शिक्षा का अभाव ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे यह समस्या और बढ़ जाती है। मतलब कि जब गांव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं तो गांव में समस्याएं बढ़ती रहती हैं। शिक्षा के प्रसार से एक तरफ तो शिक्षा का जब प्रसार होगा तो उससे एक तरफ तो गांव के गरीबों के लिए न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होगा और दूसरी तरफ ग्राम विकास कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी में सहायता मिलेगी। शोध और विस्तार ग्राम विकास योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। शोध ज्ञान में वृद्धि करता है जो ग्रामीण संस्कृतियों के लिए उपयुक्त है और विकास यह सुनिश्चित करता है कि लाभ लक्षित समूह तक पहुँचे। ग्रामीण संस्थानों में परिवर्तन और उनका उपयोग ग्राम विकास को सफलतापूर्वक लागू करने में करना चाहिए। कार्यनीतियाँ बनाते समय संस्थागत ढांचों जैसे कि पंचायतों का पोषण किया जाना चाहिए, जिससे ग्राम विकास कार्यक्रमों से सहभागिता लोकप्रिय हो सके। ये संरचनाएं विकास कार्यनीतियाँ को वास्तविकता रूप से लागू करने में शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। ग्रामीण संस्थाएं जैसे कि बैंक और सहकारी समितियां भी ग्राम विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम विकास कार्यनीतियों के प्रकार ग्राम विकास कार्यनीतियों के प्रकार इस प्रकार हैं कि पहला है कि संसाधनों के एकत्रीकरण पर आधारित कार्यनीति। दूसरा है नियंत्रित पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति। तीसरा है कृषक और कृषि परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति। चौथा है हस्तक्षेप पर आधारित और अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कार्यनीति। ग्रामीण संपदा मतलब विशेषता भूमि जो होती है गाँव की भूमियाँ, उसको एकत्रीकरण को प्रथम योजना में अत्यधिक महत्व दिया गया है। भूमि का निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, जिससे न केवल भूमि के स्वामित्व की विषमताएं समाप्त हो जाएंगी, अपितु भूमि के उपयोग को और अधिक उत्पादक बनाकर किया जा सकेगा। चकबंदी सभी परिचित हैं। चकबंदी के माध्यम से अधिक उत्पादकता हासिल की जा सकती है, क्योंकि छोटे भूखंडों को जोड़कर बड़े पैमाने पर कृषि करने से कृषि उत्पादन में वृद्धि लाया जा सकता है। बड़े स्तर पर खेती से उत्पादकता भी बढ़ती है और आधुनिक प्रौद्योगिकी ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के रूप में भी उपयोग की संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। इस कार्यनीति का पालन सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोप के देशों में काफ़ी सफलता के साथ किया गया। किसान और कृषि के दृष्टिकोण पर आधारित कार्यनीति भूमि का ठीक से पुनर्वितरण और भूमि संबंधों को सुधारने पर बल देती है। यह छोटी कृषक इकाइयों का समर्थन करने के साथ साथ विकास और रोजगार के उद्देश्यों पर बल देती है। सहकारी संस्थाओं विपणन अर्थात मार्केटिंग सुविधाओं आदि को इस कार्यनीति में अत्यंत महत्व दिया जाता है।
अनियंत्रित पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कर नीतियों के अनुसार संपन्न भूस्वामी कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस क्षेत्र के स्वच्छंद विस्तार से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में सुधार लाएगी, और ये लाभ रोजगार और आय में वृद्धि के माध्यम से निम्न वर्गों तक पहुंचेंगे। बाजार की अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित अनुभव पर आधारित भू वितरण का प्रस्ताव कृषि क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने वाली योजनाओं के प्रकारों अर्थात एक रूपात्मक और द्विरूपात्मक योजनाओं में किया जा सकता है। अब एक रूपात्मक क्या होता है? एक रूपात्मक योजना वह है जिससे भू स्वामित्व का समान वितरण होता है। इस योजना का जापान, ताइवान और कोरिया में बहुत अधिक सफलता से प्रयोग किया जा रहा है। अतः भूमि सुधारों और परिणाम स्वरूप ग्रामीण संपदा के समान वितरण की वजह से कृषि क्षेत्र के अधिक संसाधनों का भी समान वितरण हुआ है। द्विरूपात्मक योजना। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रयास और ग्रामीण क्षेत्रों में आय और संपदा के विषम वितरण में कठोरता से परिवर्तन के उपाय के बिना ही करती है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस योजना का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की योजनाओं में भूमि सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं होता है। अधिक संख्या में छोटे खेत कम संख्या में बड़े आकार वाले खेतों को एक साथ होते हैं। ग्राम विकास का नियोजन। ग्राम विकास की नियोजन की बात इसमें करेंगे तो ग्राम विकास योजना बनाते समय विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान रखना पड़ता है। चूँकि इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, अतः बहुस्तरीय नियोजन तंत्र को विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। गरीबी और शोषितों के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता और विशेष प्रयास स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए उत्पादक आधार जोड़ने के लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय क्षेत्र का नियोजन। स्थानीय क्षेत्र जो होते हैं उनका नियोजन कैसे करना है? तो पंचायतों के माध्यम से ग्राम विकास लाने का महत्वपूर्ण साधन है। स्थानीय नियोजन से उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है। यह व्यवस्था के रिसाव को रोकने के रूप में कार्य करता है। सारांश जो अभी ऊपर पढ़े हैं इन सबका सारांश है कि विकासशील देशों में गरीबी की समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता है। विशेषतः उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। ग्रामीण विकास आर्थिक समृद्धि के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर होते हैं। ये कारक जो हैं इस प्रकार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर ढांचागत सुविधाएं, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण समाजों को विकसित करने के लिए कार्यनीतियों का निर्माण करना पड़ता है। भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य। अभी तक ऊपर हमने पढ़ लिया कि ग्राम का विकास। अब हम पढ़ेंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार का तात्पर्य विशेषतः भूमि पट्टों के सुधार से है। पट्टा टेनर शब्द लैटिन भाषा के टेनेयो शब्द से बना है, जिसका अर्थ कब्जा रखना होता है। इसलिए भूमि पट्टों का उपयोग उस परिस्थितियों का वर्णन करने से होता है जिसके अंतर्गत भूमि पर कब्जा रखा जाता है। भूमि को स्वामित्व से मुक्त कराकर या जब्त करके इस व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है। भूमि सुधारों को सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये अमीर भूस्वामी वर्ग व गरीब भूमिहीनों जिनके पास पट्टों की सुरक्षा नहीं है के बीच तीक्ष्ण वर्ग विभाजन के शोषणकारी संबंधों के लक्षणों का समाप्त करने का प्रयास करते हैं।
अब बात करते हैं भूमि सुधारों के अवयव की। भूमि सुधारों के अंतर्गत मुख्यतः 5 अवयव आते हैं। पहला है कि बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार, तीसरा है भू संपत्ति पर हदबंदी व अतिरिक्त भूमि का वितरण, चौथा है भूमि का चकबंदीकरण, पांचवा है भू अभिलेखों का एकत्रीकरण व व्यवस्थित करना। सरकार ने कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व पद्धति को परिवर्तित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसे सीमित सफलता ही मिली है। स्वतंत्रता के बाद बिचौलियों का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके विपरीत भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्य अवयवों में प्रकृति के अभाव अर्थात भूमि निर्धारक नियम को लागू करना, काश्तकारों के लिए पट्टों को सुरक्षित करना व भूमि कब्जों को मजबूती देना आज भी गंभीर चिंता का विषय है। आज भी लगभग 60% से अधिक श्रम शक्ति कृषि में ही लगी हुई है, जिसमें अधिकांश लोग या तो सीमांत किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मुगल काल में पट्टों की व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत भूमि का मालिक सीधे किसान थे। टोडरमल, जो मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 के वित्त मंत्री थे, ने भूमि मालगुजारी संकलन के सुधार के लिए एक औसत पैदावार का 1/3 निश्चित किया था। वह उसका मूल्यांकन 10 वर्षों के औसत के हिसाब से तय किया। अब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। वह मुगलों के पतन के दौरान एक नया बिचौलिया वर्ग उभरा, जो किसानों से मालगुजारी एकत्र करते थे और जिसका 9/10वां भाग राजा को देते थे व 1/10वां भाग अपने पास रख लेते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने पेशेवर कर वसूलने के जरिए मालगुजारी एकत्र करने के बाद में नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले माध्यम से प्रयास किया। 1770 से 1793 के मध्य मालगुजारी के लिए जमींदारों के साथ उनके साथ भूमि के स्वामित्व के अधिकार थे। मतलब 1770 से 1793 के जो मध्य हुआ था, मालगुजारी के लिए जमींदारों के साथ उनके पास भूमि के स्वामित्व के अधिकार थे के साथ अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब समझौता और बंटवारा कैसे होता था। भूमि की मालगुजारी को तय करने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल अस्थायी बंदोबस्ती नियमावली पारित किया गया। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश पर लागू होता था। पारंपरिक रूप से मालगुजारी वसूलने वालों, जिनका स्थानीय स्तर पर काफी राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रभुत्व था, को मतलब कि पारंपरिक रूप से मालगुजारी वसूलने वालों को भूमि का स्वामी व मालगुजारी वसूलने वालों के लिए एक सरकार प्रतिनिधि मान लिया गया। भूमि के वास्तविक मालिक, जिनका भोग का अधिकार था, केवल काश्तकार बन गए, जो मालिक की इच्छा से कभी भी बदले जा सकते थे। बात आती है जमींदारी व्यवस्था, जो अस्थायी बंदोबस्ती की परिणाम थी। जमींदारी व्यवस्था का कई जगहों पर विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप इसके अन्य प्रकार जो विभिन्न जगहों पर उत्पन्न हुए हैं। मालगुजारी समझौता, जिसमें गांव के प्रधान व्यक्ति को मालगुजार के रूप में जाना या पहचाना जाता था। जागीरदारी व्यवस्था, जिसमें जमींदार के पास भूमि स्वामित्व के अधिकार नहीं होते थे, लेकिन उसके पास मालगुजारी वसूलने के अधिकार होते थे। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें सरकार रैयत मतलब सीधे किसानों से मालगुजारी वसूलती थी, जिसमें किसी मध्यस्थ का हस्तक्षेप नहीं होता था। यह व्यवस्था पश्चिमी व दक्षिणी भारत में लागू हुई थी। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के अनुसार भूमि परिवारों के एक समूह की संपत्ति थी, जो सामान्यतः उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थे व राज्य को कर देने के लिए जिम्मेदार थे। यह व्यवस्था भारत सरकार के उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैली हुई थी। महलवाड़ी व्यवस्था के फलस्वरूप किसानों में सामाजिक असंतोष बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर एक काश्तकारी अधिनियम 1959 में
बंगाल कर कानून पारित हुआ। इस अधिनियम ने काश्तकारों के कब्जों को परिभाषित करते हुए कहा कि वो सभी लोग जो किसी जमीन पर लगातार 12 वर्षों से कृषि कर रहे हैं उनके मालिक होंगे। काश्तकारी अधिनियम 1959 के तहत यह परिभाषित करते हुए कहा गया कि जो लोग जमीन पर लगातार 12 वर्षों से कृषि कर रहे हैं वो उनके मालिक हैं। अंग्रेजों द्वारा शोषण की व्यवस्था को हटाने के लिए व काश्तकारों की सुरक्षा की प्रावधान देने के लिए बंगाल भूमि कर आयोग 1940 की स्थापना हुई, जिसे सामान्यतः फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। फ्लाउड कमीशन सिफारिश की कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिनका उन्मूलन होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशों के अनुसार जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, वहीं सरकार ने भूमि सुधारों के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के भूमि सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी व राज्यों को उनके भूमि सुधार के प्रस्तावों पर सलाह देगी। योजना दस्तावेज ने जोर दिया कि इस नीति की प्रमुख सीमाओं को भूमि में लोगों की भिन्न रुचियों को ध्यान में रखना है। उदाहरण के बिचौलियों को ध्यान में रखना है, बड़े स्वामियों को ध्यान में रखना है, छोटे व मध्यम स्तर के मालिक कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों की। भूमि सुधार नीति में पहला प्रमुख मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट थी जो जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में थी। कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में थी। यह समिति जागीरदारी बिचौलिए के उन्मूलन के पक्ष में थी। कुमारप्पा समिति के सुझाव क्या थे, आइए देखते हैं कि राज्य व खेतों के वास्तविक जोतदारों के बीच सभी बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि को बटाई पर देने पर कानूनी रोक लगे, विधवा और बच्चों व अन्य अपाहिज लोग इसका विवाद रहेंगे। 6 वर्ष लगातार कृषि करने वालों को भूस्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाएंगे। भूस्वामी द्वारा स्वयं कृषि करने के नाम पर भूमि वापस लिए जाने पर रोक लगे। भूस्वामियों द्वारा भूमि को काश्तकारों से वापस लिए जाने की स्थिति में काश्तकारों की स्थिति का सुरक्षा करना चाहिए। उपयुक्त उपायों को वास्तविकता में लाने के लिए काश्तकारों की आर्थिक या संस्थागत सहायता करना। उचित करों का निर्धारण, अलग से केंद्रीय भूमि आयोग के साथ एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करना जिसके पास भूमि सुधार की निगति तेज करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां हों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों पर विस्तृत प्रस्ताव। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सुधार पर विस्तृत प्रस्ताव क्या क्या हुए हैं। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कर का नियमन, काश्तकारों के लिए पट्टों की सुरक्षा व उन्हें स्वामित्व प्रदान करना, भूमि हदबंदी, कृषि पुनर्संगठन जिसमें भूमि की चकबंदी व भूसंपत्ति के विभाजन या टुकड़ों में करने पर रोक शामिल है। नवंबर 1969 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जो खाद्यान्न व कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था ने भूमि सुधारों की प्रगति पर निगाह रखने व राज्य सरकारों के मार्गदर्शन देने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। सितंबर 1970 में दिल्ली में आयोजित भूमि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों ने अगले सम्मेलन में यह निर्णय लिया कि भूमि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं केंद्रीय तंत्र को सौंपी जाएं। तदनुसार केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इसने मुआवजा, अतिरिक्त भूमि का वितरण एवं सुधारों के क्रियान्वयन के सवाल की जांच पड़ताल की। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने यह घोषणा की कि भूमि सुधार गरीबी उन्मूलन कार्य नीति का अभिन्न अंग है व इसकी आवश्यकता का पुनः उल्लेख अपने आने वाली योजना में किया गया है।
8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से 1997 में थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने इस बात पर बल दिया कि भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है। ये नोटेड पॉइंट है। इस योजना ने भूमि सुधार के निम्नलिखित 7 उद्देश्य तय किए हैं। भूमि सुधार के निम्नलिखित 7 उद्देश्य तय किए हैं। इसमें से पहला है कि कल्याणकारी सामाजिक संरचना की स्थापना करने के लिए कृषि संबंधों का पुनः संरचना। दूसरा कि भूमि संबंधों में शोषण का उन्मूलन। तीसरा खेतिहरों को भूमि के उद्देश्य को साकार करना। चौथा है जमीन के आधार को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधारना। पांचवा था कि कृषि उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि करना। छठा था ग्रामीण गरीबों को भूमि आधारित विकास मुहैया कराना। छठा था कि स्थानीय संस्थाओं में समानता के लिए बड़े प्रयास करना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में ग्रामीण विकास व भूमि सुधार के लिए निम्नलिखितों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। पहला है कि उत्तर पश्चिमी राज्यों की पद्धति पर पूरे देश में भूमि की चकबंदी करना। दूसरा था कि हदबंदी से अधिक भूमि अकृषि योग्य भूमि का भूमिहीन किसानों बेरोजगारों में कुछ प्रारंभिक पूंजी के साथ पुनर्वितरण। तीसरा था कि काश्तकारों व बटाईदारों के अधिकारों को पहचानने के लिए काश्तकारी सुधार। चौथा था कि भूमि अभिलेखों को सामयिक बनाने उनमें सुधार करने के लिए कंप्यूटरीकरण व किसानों को भूमि बही आवंटित करना। भूमि पर महिलाओं के अधिकार को पहचानना। बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन। बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन के लिए वैधानिक प्रयास उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 के साथ प्रारंभ हुए थे। इसके मूल तत्व इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि इसने जमींदारों व जागीरदारों के सभी अधिकारों का उन्मूलन किया व आगे जमीन की खरीद पर रोक लगाई। बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन भूस्वामियों को हर्जाना देकर किया गया। काश्तकारों की बड़ी आबादी को नकद, वस्तु व सेवा की सभी गैरकानूनी मांगों को मुक्त कराया गया। भू अभिलेख बनाए गए व इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण व समझौते किए गए। भू संपत्ति के आधार के लिए व्यक्ति को एक इकाई के रूप में चिन्हित किया गया। यद्यपि इस अधिनियम ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन किसी खामी के बिना नहीं रहा। प्रथम बिचौलियों को हर्जाना के रूप में अनुचित रूप से ऊंची कीमतें अदा की गई व साथ में कई अन्य लाभ जैसे कि कर्ज माफी व अंतरिम हर्जाना दिया। फिर भी स्वयं खेती के अंतर्गत जमीन के खुद काश्त के नाम पर बहुत से पुराने जमींदार विस्तृत क्षेत्रफल को अपने नियंत्रण में रखने में सफल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप काश्तकारों की एक बड़ी संख्या बेदखल हुई। अतः यद्यपि पट्टों की पद्धति बदली, लेकिन उससे गरीब या बेदखल रैयतों, बटाईदारों व कृषि श्रमिकों की स्थिति में कोई प्रभावशाली सुधार नहीं हुआ। इस अधिनियम ने भूमि के पुनर्वितरण में स्पष्ट रूप से कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। अब आता है काश्तकारी सुधार। उन क्षेत्रों में जहां रैयतों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, जहां बिचौलियों का अस्तित्व था, वहां अर्ध पट्टा देने का पहले का सामान्य प्रचलन था। योजना में 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रस्ताव किए गए, जो काश्तकारी सुधारों में महत्वपूर्ण अवयव बन गए। पहला था कि कुल उत्पाद का 1/5 या 1/4 भाग से अधिक किराया नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि सभी पट्टों को अस्थायी व फिर से शुरू न होने वाला घोषित कर देना चाहिए, अर्थात पट्टों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर। तीसरा था कि पुनः प्राप्त न की जा सकने वाली भूमि के संदर्भ में रैयतों को स्वामित्व का अधिकार देकर भूमि स्वामी काश्तकार संबंधों को समाप्त किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सिफारिश की थी कि सभी तथाकथित ऐच्छिक समर्पणों को वैध मानने के पूर्व उनकी जांच व पंजीकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा था कि भूस्वामिकों को फिर से स्वामित्व लेने से रोकना चाहिए, चाहे काश्तकार स्वेच्छा से ही समर्पण कर रहा हो। उनके कानूनी अधिकार से ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास नहीं होना चाहिए।
फिर भी स्वामित्व लेने के कानूनी अधिकार पर व्यक्तिगत कृषि की अवधारणा को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित कर नियंत्रण करना चाहिए। काश्तकारी सुधारों में विभिन्न पहलू का पट्टों की सुरक्षा। काश्तकारी नियमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे उल्लेखनीय प्रावधान रैयतों की सुरक्षा का उपाय रहा है। ऐसी सुरक्षा भूमि में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा काश्तकार को अपने पास उत्पाद का उचित हिस्सा रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित कदम पट्टों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। पट्टों की सुरक्षा प्रदान करने के कदम इस प्रकार हैं कि पट्टों की न्यूनतम अवधि का उल्लेख हो, बेदखली पर पाबंदी हो, गलत ढंग से निकाले गए काश्तकारों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, मुआवजे व सुधार के लिए काश्तकारों के अधिकार हों। व्यक्तिगत कृषि को फिर से प्रारंभ करने की पाबंदी हो, ऐच्छिक समर्पणों का नियमन, स्वामित्व हासिल करने का काश्तकारों का अधिकार, भूमि, घरों की भूमि, चरागाहों, वृक्षों आदि पर काश्तकारों के द्वितीय अधिकार, देश की भूमि पट्टों की व्यवस्था, पट्टे की न्यूनतम अवधि का विवरण। देश की भूमि पट्टों की व्यवस्था एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न थी। प्रारंभ में 5 से 10 वर्ष की सीमा में थी, जिसका स्वतः नवीनीकरण होने का प्रावधान था। काश्तकारों की बेदखली निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती थी। मालगुजारी अदा न करने पर, भूमि का गैर कृषि उपयोग या गलत उपयोग, प्रस्तावित सीमा से नीचे की भूसंपत्तियों को किराया पर देना या विभाजन करना, बिना किसी उचित कारण के भूमि को परती छोड़ना। चौथी योजना 1969 से 1974 में काश्तकारों के बीच सुरक्षा की भावना लाने के लिए उनके पट्टों को वापस नहीं लेने व अस्थायी बनाने, ऐच्छिक समर्पणों का नियमन करने, पट्टों की सुरक्षा से संबंधित विधान को लागू करना, गलत बेदखली से दंडित करने और घर की जमीन की स्थिति में पट्टों को सुरक्षित करने के लिए घोषणा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सुनिश्चित करके घोषणा करने के उपाय सुझाए। काश्तकारों की बेदखली, बृहद स्तर पर ऐच्छिक समर्पण या भूस्वामी द्वारा काश्तकार को दी गई भूमि व्यक्तिगत कृषि के वापस लिए जाने के माध्यम से हुई थी। देश के कई हिस्सों में भूस्वामियों ने काश्तकारों को हटाने के लिए इस प्रकार का बृहद उपयोग किया। इसलिए दूसरी योजना के दौरान सभी राज्यों ने फिर से हासिल करने के प्रावधानों का निर्माण विस्तृत रूप से 3 पद्धतियों पर किया। पहला था कि भूस्वामियों को निजी खेती का अधिकार देते हुए सभी रैयतों को पूर्ण रूप सुरक्षा दी गई थी। भूस्वामियों को एक सीमित क्षेत्रफल पुनः प्राप्त करने का अधिकार किया गया और उपलब्ध भूमि के आधार पर सीमांकन तय किया गया जो भूस्वामी पुनः प्राप्त कर सकता था। मालगुजारी नियमन, कर के मुद्दे का तात्पर्य भूस्वामी वर्ग द्वारा प्राप्त की गई उन प्राप्तियों में से है जो गैर स्वामी कृषक, चाहे वे काश्तकार हों या बटाईदार हों, से प्राप्त किया करते थे। मालगुजारी की दर ही वह मौलिक मुद्दा है जिसकी वजह से देश में पहला वैधानिक हस्तक्षेप हुआ जो बंगाल में घटित हुआ। मालगुजारी के नियमन की सामान्य नीति करों को कृषि की अदा करने की क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील रखे जाने की थी। देश में समग्र रूप से कर की दर कुल उत्पाद के 34% से 75% तक भिन्न थी। इसे निश्चित करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने यह कहा कि कर की अधिकतम दर कुल उत्पाद का 1/5 या 1/4 तय किया जाए। और दूसरी योजना का सुझाव था कि वस्तु के रूप में कर को नगद अदायगी में बदला जा सकता है अगर प्रत्येक जिले में विचलन को ध्यान में रखते हुए करों का वर्तमान में प्रचलित भू राजस्व मूल्यांकन के गुणनफल के रूप में घोषित किया जाए। भूस्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, जोतने वालों को भूमि की नीति संख्या की 1948 तक कांग्रेस कृषि सुधार समिति द्वारा निम्न प्रावधानों के माध्यम से की गई।
पहला था कि पूर्व क्रम का अधिकार, यह भूमि को खरीदने का पहला विकल्प यदि भूमि स्वामी उसे बेचना चाहता है। ऐच्छिक क्रय का अधिकार, जब भी स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई रैयत खरीदना चाहता है। काश्तकारों पर भूमि के स्वामित्व के अधिकार का एक निश्चित तारीख से अनुज्ञापन के द्वारा नियम के प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिपादन। काश्तकारों सुधारों का अंतिम उद्देश्य, काश्तकारों व बटाईदारों जो भूमि की जुताई करते थे पर स्वामित्व के अधिकारों का प्रतिपादन करना था, जिससे गैर हाजिर भूस्वामित्व की पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए। कई राज्यों में सरकारों ने पुनः हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों का सरकार के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए थे। कई राज्यों ने सरकारों ने पुनः हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों का सरकार के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए। पहला तरीका क्या था कि काश्तकारों को स्वामी घोषित करना व पहले के मालिक को उनसे उचित किस्तों में हर्जाना अदा करवाना। दूसरा था कि सरकार द्वारा पहले के मालिकों का हर्जाना अदा कर स्वामित्व का अधिकार हासिल करना व काश्तकारों को स्वामित्व का हस्तांतरण करना, उनसे उचित किस्तों में हर्जाना वसूला जाना। सरकार द्वारा भूस्वामियों के अधिकार हासिल करके काश्तकारों के राज्य के साथ सीधे संबंध की स्थापना की व काश्तकारों को यह विकल्प देना कि वे या तो सरकार को उचित मालगुजारी अदा करके कृषि जारी रखें या प्रस्तावित हर्जाना अदा करके भूस्वामित्व के अधिकार हासिल करें। तीसरी योजना 1961 से 1966 के दौरान फिर से हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकारों के प्रतिपादन के कार्यक्रम को पूरा करने के फलस्वरूप लगभग 1,10,00,000 से ज़्यादा काश्तकारों ने 15.3 मिलियन हेक्टेयर की भूमि के स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त किया था। तीसरी योजना जो हुई थी उसमें काश्तकारों ने 15.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त किया। भू संपत्तियों पर हदबंदी। जनवरी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भू संपत्ति के आकार पर पाबंदी लगाने वाले कृषि कानूनों को सभी राज्यों में 1959 के अंत तक अवश्य लागू कर दिया जाना चाहिए। इससे भूमि के स्वामित्व में व्याप्त विषमताएं काफ़ी हद तक कम होंगी। सामाजिक असमानताएं व शोषण तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक भूमि की हदबंदी नहीं होगी व अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीन व सीमंत श्रमिकों के बीच नहीं होगा। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। इसमें पहली अवस्था थी संशोधन पूर्व के हदबंदी कानून 1960 से 1972। भूस्वामियों से हदबंदी भूमि का हस्तांतरण करने की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण मुद्दा था। चूँकि हदबंदी नियमों के लागू होने से भूमि के हस्तांतरण से हदबंदी के नियम का उद्देश्य परिवर्तित हो सकता था। इसके तहत हस्तांतरण परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे थे। किसके तहत? हदबंदी के भूमि हस्तांतरण के तहत हस्तांतरण परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे थे। यह भूमिधर वर्ग के लिए लाभप्रद था, जहां लागू किए जाने की इकाई व्यक्ति था। यह सुझाव दिया गया कि हदबंदी बिना विचलित हुए एक परिवार के योग पर लगे, न कि एक व्यक्ति पर। चौथी योजना में क्या हुआ कि चौथी योजना चली थी 1969 से 1974। चौथी योजना के समय तक यह महसूस किया गया कि वर्तमान के विधानों के अप्रभावी क्रियान्वयन की वजह से केवल लगभग 9,64,800 हेक्टेयर भूमि ही अतिरिक्त घोषित की जा सकी है और जिसमें लगभग 64,000 हेक्टेयर भूमि का राज्य सरकारों ने हदबंदी किया था।
वे लोग जिसके पास हदबंदी से अधिक भूमि थी उन्हें मुआवजा दिया जा रहा था। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार के निर्णय लिया गया कि भूमि का हदबंदी तभी किया जाएगा जब मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध हो। पश्चिम बंगाल व गुजरात में बहुत से भूस्वामियों द्वारा मुकदमा किए जाने की वजह से यह रुका हुआ था। यहाँ प्रशासनिक व वैधानिक अवरोध भी थे। वे भूस्वामियों द्वारा समर्पित की गई निम्न कोटि की भूमि भी समस्याएं उत्पन्न कर रही थी। दूसरी अवस्था थी कि राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के बाद संशोधित हदबंदी कानून जो 1972 में हुआ था। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात यह पाया गया कि भूमि सुधारों द्वारा जुटाई गई भूमि की अपेक्षा से बहुत कम थी। हदबंदी नियमों की अप्रभाविता, कृषि उत्पादकता की अतिआवश्यक व देश में भूमि छीनो आंदोलन के रूप में किसानों में असंतोष की वजह से हदबंदी कानून की समीक्षा की गई। केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन 1971 में इस समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हुआ, जिसने आखिर भूमि हदबंदी के पर भविष्य के कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस निम्नलिखित थी। पहला था कि सिंचित भूमि के लिए हदबंदी की आधार सीमा पति पत्नी और छोटे बच्चों सहित 5 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 2 फसलों के साथ 10 से 18 एकड़ के बीच होनी चाहिए। यह जमीन की उर्वरता और दूसरे कारकों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य और क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। दूसरा था कि अन्य भूमियों के लिए जल उत्पादकता, मिट्टी, फसल इत्यादि पर ध्यान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 54 एकड़ 5 लोगों के परिवार के लिए होंगी। आधुनिक यांत्रिक आदि फार्मों की रियायतें समाप्त कर दी जाएं। बागानों में जो आते हैं चाय, रबड़, कॉफ़ी आदि के लिए रियायतों के बारे में राज्य में विचार किया जाना चाहिए तथा समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जुलाई 1972 में आयोजित हुआ, जो राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में सहमत था। अधिकतर राज्यों ने 24 जनवरी 1974 को राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के नियम के लागू होने की प्रस्तावित तिथि मान लिया। अधिकतर हदबंदी कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। यह संविधान के दिए गए मूलभूत अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर अदालत में किसी भी चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 8वीं योजना जो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के अंत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, जिसमें से 2.09 मिलियन हेक्टेयर भूमि 5.5 मिलियन लाभार्थियों में वितरित की गई। 9वीं योजना के अंत तक स्थिति लगभग समान थी। छुपाई हुई भूमि की पहचान में कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे उसका वितरण भूमिहीन ग्रामीण किसानों में किया जाता। अब बात यह है कि भूसंपत्तियों का चकबंदी। भूसंपत्तियों को छोटे हिस्सों में विभाजन व विखंडन का मुख्य कारण वारिसों के मध्य भूमि के विभाजन की पारस्परिक पद्धति थी। परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ियों में भूसंपत्तियां न केवल छोटी हुई अपितु टुकड़ों में वितरित हुई। भूमि की चकबंदी का प्रयास देश के कई हिस्सों में पृथक प्रयोगों द्वारा सहकारिता आंदोलन के तत्वाधान में किया गया। भूसंपत्तियों की चकबंदी की आवश्यकता के बारे में वर्ष 1917 में सोचा गया था कि इसी वजह से कृषि की अखिल भारतीय परिषद ने स्थानीय सरकारों को सहकारी समितियों के कुल सचिवों ने सलाह लेकर उपचार के कदमों को तैयार करने के ध्यानाकर्षित किया। वर्ष 1928 में चकबंदी का मामला कृषि के राजकीय आयोग के सुझावों से अंततः स्थापित हुआ था। मतलब चकबंदी 1928 में स्थापित की गई थी। भूसंपत्तियों की चकबंदी की वैधानिक विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी व उसके 2 स्पष्ट चरण थे। पहली अवस्था 1920 के बड़ौदा अधिनियम से प्रारंभ हुई। इसका कार्यान्वयन या उपयोग विशुद्ध ऐच्छिक आधार पर था।
और 1928 के केंद्रीय प्रांतों की भू संपत्ति चकबंदी अधिनियम के साथ भू संपत्तियों के चकबंदी पर क्रमबद्ध बाध्यता लागू की गई थी या हो गई थी। चकबंदी के लिए बाध्यता की एक क्रमबद्ध सीमा की केंद्रीय प्रांत चकबंदी कानून 1928 के अंतर्गत लागू किया गया। दूसरी अवस्था की शुरुआत 1947 के विघटन पर रोक व भू संपत्ति की चकबंदी के बम्बई अधिनियम से हुई, जिसने राज्यों को चकबंदी करने के लिए दबावों का उपयोग करने का प्रावधान उपलब्ध कराया। 31 मार्च 2007 तक कुल चकबंदी क्षेत्रफल 66.10 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि कुल कृषि क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। चकबंदी की प्रगति पर कई कारकों की वजह से रुकावट आई, जिसमें सम्मिलित हैं कि बटाईदारों व काश्तकारों में विस्थापन का भय, मतलब कि भूमि इधर उधर ना हो जाए, और यह भय था कि बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि बेहतर श्रेणी की जमीन के वो प्रमुख लाभार्थी हो जाएंगे। भू अभिलेखों का संग्रह एवं साम्प्रदायिक बनाना। भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी होने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था एक पूर्व शर्त है। 1987 से 1988 में उड़ीसा व बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए व भू अभिलेखों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना प्रारंभ हुई। यह परियोजना 1989 से 1990 में अन्य राज्यों में लागू की गई। यह परियोजना सर्वेक्षण व पुनर्व्यवस्था के कार्यों, राजस्व व व्यवस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, सर्वेक्षण व व्यवस्था कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सुविधाएं व ग्रामीण स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराती हैं। प्रत्येक राज्य में अधिकार के अभिलेख से यह आशा थी कि उसमें प्रत्येक भूखंड या सर्वेक्षण अंक के बारे में सूचना होगी, जैसे कि उसका क्षेत्रफल, उसके मालिक का नाम, भूमि की श्रेणी व इसलिए अदा किया गया भू राजस्व भी। जमींदारी क्षेत्रों में जमींदार के काश्तकारों के अधिकार में भूमि के बारे में सूचना भी उपलब्ध रहेगी। 10वीं योजना क्या हुई थी? 10वीं योजना में SRAYULR परियोजना में न केवल छुपी हुई भूमि का पहचान हुई, अपितु के ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने पर बल दिया गया। भू राजस्व प्रशासन या भूमि राजस्व प्रशासन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय 1995 की समिति द्वारा रिपोर्ट को विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों को अस्त व्यस्त व्यवस्था में सुधार व समानता लाने का पहला व्यवस्थित प्रयास माना जाता था। यह माना जाता है उस समिति ने कुछ क्रांतिकारी सिफारिशें की थी, जो इस प्रकार हैं। पहला था कि भूमि प्रशासन को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना, और दूसरा था कि राजस्व विभाग का नाम बदलकर भूमि प्रशासन विभाग करना। तीसरा था कि भूमि अभिलेखों के बेहतर रखरखाव के लिए उप कुल सचिव व तहसीलदार के कार्यकलापों को सम्मिलित कर देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने वर्ष 1999 में भूमि प्रशासन में समानता लाने के लिए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण करने के लिए एक दूरदृष्टि आलेख लाया। इस अभिलेख में पहली बार देश में केंद्रीय आंकड़ों के क्षेत्र की पहचान के लिए भूमि सूचना व्यवस्था के स्तरीकरण की बात कही गई, जो योजना बनाने के लिए उपयोगी होगी, जो लयबद्ध सर्वेक्षण संपन्न करने व भूमि अभिलेख उत्पन्न करने के कार्यान्वयन के आधुनिक तरीके प्रदान करेगा। नए विकास मतलब सहकारिता से संबंधित कृषि कैसे हुई? सहकारिता से संबंधित कृषि पिछले 3 दशकों के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन काश्तकारी नियमों को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 80% जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसलिए भूमि सीमा में और कमी व वितरण के लिए भूमि हदबंदी अब एक विश्वसनीय नीति नहीं रह गई है। बाजार आधारित विकास के विपरीत काश्तकारों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। भूमि सुधारों का अंतिम भारत में सहकारी कृषि को स्थापित करना था। भूमि कृषि सुधार समिति जो है 1949 ने सुझाव दिया था कि बहुत से सहकारी समूहों को बिना कृषि की क्षमता के ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है।
कृषि सुधार समिति ने सुझाव दिया था कि बहुत से सरकारी समूहों को बिना कृषि की क्षमता ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी सरकारी कृषि के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित माने गए हैं। पहला था कि किसान इस व्यवस्था में स्वेच्छा से सम्मिलित हो, ना कि बाध्यता से। दूसरा था कि वे अपनी भूमि पर स्वामित्व बनाए रखें, अर्थात वे भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार का समर्पण नहीं करेंगे। वे अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशु आदि को शामिल करेंगे। खेतों को एक इकाई के रूप में संचालित किया जाएगा, सभी सदस्यों द्वारा चयनित। प्रत्येक को उत्पादन में हिस्सा प्रदान की गई भूमि व किए गए श्रम के अनुसार प्राप्त होगा। चौथी योजना थी 1969 से 1971 ने सहकारी कृषि की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि यद्यपि सहकारी कृषि आधिकारिक रूप से स्वीकारी गई, लेकिन वास्तविक अभ्यास में जरा भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। अब संविदा कृषि व्यवस्थाएं उन्हीं दोनों उद्देश्यों, खेतों की उत्पादकता बढ़ाने और छोटे किसानों की आय बढ़ाने को प्राप्त करने के वैकल्पिक उपकरण के रूप में सामने आ रही थी। यह कृषि के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में सहायक होंगे। यह उद्योगों व कच्चा माल उत्पन्न करने वाले किसानों के बीच संविदा व्यवस्था उपलब्ध कराता है। संविदा कृषि किसानों की पैदावार व आय बढ़ाने में की सहायता करती है, जिसमें खेतों के आकार का महत्व नहीं है। संविदा कृषि स्वतंत्र कृषि उत्पादन व व्यावसायिक अधीनस्थ कृषि के बीच की व्यवस्था है। संविदा कृषि जो है वो स्वतंत्र कृषि उत्पादन व व्यावसायिक अधीनस्थ कृषि के बीच की अवस्था है। छोटे किसानों के लिए एक समूह के रूप में कार्य करने की व्यवस्था है, जिससे वो उपभोक्ता उद्योग के साथ अपने अनुबंध को सफलता से प्रबंधित कर सकें। इसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है व उसी दौरान किसानों या उत्पादकों की मूल्यों में अस्थिरता को खतरे से सुरक्षित होती है। उन्हें कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जाएगा। इस पाठ का अंतिम जो है अंतिम चल रहा है कि भूमि सुधार एक मूल्यांकन, मतलब कि भूमि सुधार के एक कदम काफ़ी हद तक पारंपरिक जमींदारों व अनुपस्थित भूस्वामियों की समस्याओं को तोड़ने में सफल रहा। आज भूमि के मालिक भूमि राजस्वों व अन्य करों का भुगतान सीधे राज्य सरकार को करने के लिए उत्तरदायी हैं। भूमि पट्टों की सुरक्षा व भूमि के वितरण के फलस्वरूप अब कृषि के मालिक इसके विकास व उत्पादकता बढ़ाने में रुचि लेने लगे हैं। कर का नियंत्रण लगभग सभी राज्यों में लागू हो गया है। काश्तकारी को समाप्त करने, काश्तकारों की बेदखल करने, काश्तकारों द्वारा समर्पण व पट्टा की गई भूमि का काश्तकारों द्वारा खरीदने से संबंधित नियमों के माध्यम से सुरक्षित रैयती हैसियत को मजबूती दी गई है। नवीन व कल्याणकारी रास्ता कि भूमि सुधार अब ग्रामीण विकास की मुख्यधारा में शामिल है। अब यह कार्यक्रम केवल राजस्व विभाग से प्राथमिक रूप से संबंधित नहीं है। इसके विकास हेतु निम्नलिखित कदमों का सहारा लेना उपयुक्त होगा। हदबंदी से अधिक भूमि की उचित पहचान व बेनामी हस्तांतरण की पहचान, कुछ हद तक संबंधित न्यायिक व अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुपजाऊ भूमि को अपने अधिकार में लेना, नए आवंटितों को कृषि प्रारंभ करने के लिए उपयोग व उत्पादन ऋणों के प्रावधान करने से वो अपने पुराने संरक्षक के ऋण जाल में नहीं फंसेंगे तथा साथ में भूमि से अलग होने की संभावित परिस्थिति से बचेंगे। काश्तकारी अधिकारों को स्थापित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ करना, स्वामित्व के अभिलेखों के नाम दर्ज करना, काश्तकारों को घरों से बेदखली के विरुद्ध कानूनी व शारीरिक सहायता या समर्थन, क्योंकि अनेक काश्तकार कई क्षेत्रों में भूमि या भूस्वामियों की जमीन पर महज अनुमति के स्वामित्व में रहते हैं। कर्जदारी वजह से विस्थापन
कर्जदारी वजह से विस्थापन औद्योगिक या जल या विद्युत कुछ भी वह मतलब ऐसा तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि कर्जदारी वजह से विस्थापन व पूंजीवादी कृषि की वजह से भूमि से विस्थापित होने से रोकना। संविदा के लिए संस्थागत व्यवस्था को प्रोत्साहन के साथ में स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करना व छोटे सरकारों को बेहतर लाभ प्रदान करना छोटे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कार्यान्वयन तंत्र व ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों के बीच बहुत अच्छे समन्वय की जरूरत है। सामाजिक विषमता तभी की जा सकती है जब ग्रामीण अमीरों का संसाधनों पर से नियंत्रण समाप्त करने के लिए शक्तिशाली विपरीत दबाव का निर्माण हो सके। भूमि सुधार शक्ति संतुलन में लगातार हो रहे परिवर्तन का कारण व प्रभाव दोनों है। ग्रामीण गरीबों को भूमि सुधार परियोजना के निर्माण व उनके कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर में उचित प्रतिनिधित्व के साथ निर्णायक भूमिका देने से एक नई शुरुआत की जा सकती है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। यहीं से हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। कल हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।